नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आतिशी के साथ भी और दिल्ली के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने एक और मजाक किया है। और ये मजाक क्या है? शपथ अभी हुई नहीं है और बनने वाली चीफ मिनिस्टर को पता है कि उनकी जिंदगी कब तक है, यानी वो कब तक इस कुर्सी पर रहने वाली हैं। दिल्ली की जनता को पहले ही बता दिया गया। सौरभ भारद्वाज से लेकर के गोपाल राय तक की आप बाइट्स देख लीजिए, उनके विचार देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। गोपाल राय तो कह रहे हैं कि साहब बहुत विषम परिस्थितियों में आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सौरभ का बयान आ गया एएनआई के साथ में कि जी हम में से कोई भी बन जाए, कुर्सी तो और सीएमशिप तो केजरीवाल साहब की ही है। यानी एक और मनमोहन सिंह, एक और कठपुतली जो केवल और केवल इनके इशारों पर काम करेगा और जिनको पता है कि उनको मजबूरी में ये कुर्सी सौंपी जा रही है और चुनाव तक सौंपी जा रही है। वैसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, पर सबसे इस समय अहम मुद्दा तो यही है, आतिशी को ही क्यों बनाया है। और ये जो नाटक नौटंकी चल रही है इनके जेल से बाहर आने के बाद से, इस्तीफे का प्रकरण, और मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो पता नहीं कितने मूल्यों में जीने वाला आदमी हूँ, उनसे जुड़े हुए भी कुछ सवाल हैं साहब। और दिल्ली की जनता के बीच में ही जाकर के अगर ये स्टैंप लगवानी है, मुहर लगवानी है कि साहब मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ, फिर तो भारत की सारी कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। हर भ्रष्टाचारी, हर घोटालेबाज, हर कदाचारी, हर बलात्कारी, हर अपहरणकर्ता और फिरौती वसूलने वाला, जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला आदमी बस जनता के बीच में जाए और जनता से सर्टिफिकेट ले ले कि नहीं नहीं मैंने रेप नहीं किया, या मैं रेपिस्ट नहीं हूं, या मैं घोटालेबाज नहीं हूं। अदालतों की क्या जरूरत है? जांच एजेंसियों की क्या जरूरत है? किसी अदालत ने कहा तो है नहीं अभी तक कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप झूठे हैं या उनकी गिरफ्तारी गलत है। किसी अदालत ने नहीं कहा, तो बाहर निकल करके झूठ क्यों बोल रहे हैं? चलिए सीधे जुड़ लेते हैं। उनके शुरू में सहयोगी भी रहे और उनके विदेशों से फंड रेजर भी रहे और अब अपनी पार्टी बना करके इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, उनको चुनौती भी देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीश रायजादा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है शो पर आपका। नमस्कार जी। ओमकार जी प्रणाम। साहब। आतिशी मार लेना के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को और बताइए। वैसे तो दर्शक आम आदमी पार्टी के एक एक उस कार्यकर्ता की फितरत से भी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं जो ऑन कैमरा आकर के रोजाना अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, सफाई देने की कोशिश करते हैं, सरकार पर खास तौर से मोदी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बारे में मोटे मोटे तो सबको जानकारी है, पर आतिशी ही पहली पसंद क्यों बनी? और आतिशी खुश होंगी या परेशान होंगी कि मुझे केवल मोहरे के रूप में, कठपुतली के तौर पर एक टाइम बीइंग जो है एक चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जिसको गोपाल राय ने नाम दिया है कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में ये फैसला लेना पड़ा है। तो क्यों ये फैसला लेना पड़ा? ओमकार जी, बात शुरू करते हैं गोपाल राय से। गोपाल राय जी का पत्ता साफ हो गया, तब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि परिस्थितियां विकट या विषम है। ये वो गोपाल राय हैं जब जब सीटें 67 मिली 2015 में आम आदमी पार्टी को, तो ये जल्दी से पहुंच गए। वो कहते मुझे आवश्यक काउंसिल में या कैबिनेट में स्थान दीजिए, क्योंकि मुझे तो इसलिए स्थान देना पड़ेगा आपको
क्योंकि मेरे तो रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी हुई है, जो इनको जब छात्र आंदोलन में थे ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो कहते मुझे तो उसका इलाज करवाना है, तो मिनिस्टर होने के नाते मेरे लिए सुविधा है। तो ये इनका लॉजिक था। जबकि आप समझ सकते हैं कि जो उनमें इश्यूज हैं उनकी हेल्थ को लेकर, उसके बाद एक फंक्शनल मिनिस्टर आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक किस्म का इश्यूज हैं जिसकी वजह से फुली फंक्शनल होना उनके लिए मुश्किल है। आतिशी को बनाने में अरविंद केजरीवाल ने 3-4 चालें खेल दी हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा देंगे शाम को, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक पंगु या लेम डक सीएम के रूप में उनको समझ आ गया था कि जैसे वो जेल से बाहर निकले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर प्रतिबंध लगाए, उनको बेल मिली है। पहली बात, उनको किसी भी प्रकार से आरोपों से मुक्ति नहीं मिली। ट्रायल तो अभी शुरू होगा शराब घोटाले का, और तिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि एज ए मुख्यमंत्री आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते। तो उनको समझ आ गया बाहर निकलते ही, जिसको लोग शॉकिंग, मीडिया कहता है शॉकिंग डेवलपमेंट है, नथिंग शॉकिंग। केजरीवाल को दीवार पे लिखी राइटिंग समझ आ गई। इस वक्त आप अगर इंसिस्ट करोगे तो आपकी पार्टी में जो बचे खुचे एमएलएज हैं वो भी विद्रोह कर देंगे, क्योंकि 5 महीने बाद इन एमएलएज को अनुकंपा केजरीवाल की नहीं चाहिए, इनको जनता से वोट मांगने। जब परफॉर्मेंस लिस्ट अपनी लेके जाएंगे तो जनता उस पर नेगेटिव मार्क्स लगाने वाली है। तो उनको समझ आ गया कि इनका पॉलिटिकल कैरियर अरविंद केजरीवाल के साथ ही डूब जाएगा। तो अरविंद के पास कोई चॉइस नहीं थी। साथ में इन्होंने क्या किया, मनीष सिसोदिया को भी लपेट लिया कि मैंने मनीष से बात की। देखिए कितना वाओ, जैसे मैंने बात की, मनीष भी कहते हैं नहीं हम तो जनता के पास जाके ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। बताइए। उसके बाद इन्होंने अब सुनीता केजरीवाल के लिए मंतव्य बनाने की पूरी कोशिश की पिछले 36-48 घंटों में। जब दाल नहीं गली तो अब इनको चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति आतिशी जैसा जो इनके लिए थ्रेट न बने, और साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कैरियर था उसको भी तबाह कर दिया। ओमकार जी, आतिशी किसी भी प्रकार से एक विनिंग सीएम विनिंग सीएम सिचुएशन तो बना नहीं सकती। ना तो उनके साथ लोग हैं, ना उनके साथ एमएलएज हैं, और 5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनको यह भी पता है अरविंद केजरीवाल को, यदि मान लीजिए हाइपोथेटिकली यदि 2025 चुनावों में जीत भी जाते हैं अरविंद, तो भी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके स्ट्रिक्चर्स जो प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट के वो वैसे ही लागू रहेंगे। तो ये तो सीएम बन नहीं सकते। इन्होंने कहा, मैं तो यकीन से बता सकता हूं आपको कि अरविंद चाहते हैं कि अगला इलेक्शन पार्टी जीते ही न, ताकि ये सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाए। क्योंकि अरविंद जिस प्रकार से एक आडंबर रचने में तेज है और जिस प्रकार से ये शगुफे छेड़ने में तेज है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके बदले कोई सीएम बने। तो 4-5 महीने इनको सीएम बनाना मजबूरी थी, और उसमें आतिशी वाज ए गुड फिट फॉर हिम। उनका जो उनका डिजाइन है उसमें फिट बैठती है आतिशी। डॉक्टर साहब, जी 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 अपनी बात पूरी करिए। जी प्लीज आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दिसंबर 2023 उसमें सब जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे, 205 सबकी जमानतें जब्त हुई जी, और नोटा से भी 50% कम वोट मिला। ये दिसंबर 2023 की बात है। फिर लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की 22 सीटों पर चुनाव लड़े, और पंजाब को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। 22 में से केवल 3 सीटें पंजाब में जीते। गुजरात में सफाया, हरियाणा में सफाया, दिल्ली में सफाया। दिल्ली में तो हैट्रिक लगी है सफाई की। 2014 में भी 0, 2019 में भी 0, 2024 में भी 0। सवाल ये है कि अगर इन्होंने लोकसभा चुनाव में जो 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जेल मुझे भेजा गया है तो आप वोट दीजिए, और आपका वोट
मुझे जेल जाने से रोकेगा। तो लोगों ने एक भी सीट नहीं दी, वापस जेल गए 2 जून को ये। सवाल ये है कि जनता तो पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है आपको। अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट लूंगा, मैं भ्रष्टाचारी हूं या नहीं हूं इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और इस देश में भ्रष्टाचारी कोई है या नहीं है, कदाचारी है या नहीं है, रेपिस्ट है या नहीं है, इसका फैसला अदालतें करेंगी या अब वोट से जनता करेगी? जी ओंकार जी, इस प्रश्न के जवाब देने के बाद मैं आतिशी के बैकग्राउंड पे भी थोड़ा जानना चाहूंगा। यस यस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपना जनाधार खो चुके हैं, उनकी साख गिर चुकी है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए, जनता ने तो वर्डिक्ट दे दी जैसा आपने कहा। तो उसके बाद इस किस्म की बातें कि मैं जनता से ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट मांगने जाऊंगा, जनता वर्डिक्ट देगी, ये सब बातें बहलाने की है। और जो असक्षम, जो इस किस्म के जो जाल फरेबी में विश्वास रखते हैं, वो इसी किस्म के ताने बाने बुनते रहते हैं। पिछले 10 सालों में 10 साल इस गवर्नमेंट को हो जाएंगे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में। इन्होंने जिस प्रकार से सिविक एमिनिटीज का, कूड़ा करकट के मुद्दे को ले लीजिए आप, हवा या प्रदूषण के मुद्दे को देख लीजिए, माँ यमुना की हालत को देख लीजिए, स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, मोहल्ला क्लिनिक में 6-6 महीने डॉक्टर्स जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखे जाते हैं, उनको सैलरीज नहीं मिलती, दवाइयाँ नहीं मिलती मोहल्ला क्लिनिक पे, सिर्फ लिप सर्विस। मुश्किल से 50 मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं, जिसको ये पूरी दुनिया में, जिसके लिए उन्होंने शोर मचाया है इतना। उसके अलावा जो इंटरिम जो जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहे किसी भी महकमे के हों, गेस्ट टीचर्स ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ले लीजिए, या आप उनके हेल्थ डिपार्टमेंट में ले लीजिए, सभी जगह सब लोग असंतुष्ट हैं। गेस्ट टीचर्स की डिमांड 10 साल पहले भी ऐसे थी, आज भी ऐसे। तो यदि आप सिविक एमिनिटीज एंड गवर्नेंस के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल बैडली फ्लॉप हो चुके हैं, बैडली। इन्होंने गवर्नेंस एक्चुअली की ही नहीं। ये महत्वाकांक्षा में, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में सब जगह इन्होंने अपने पांव अटकाए हुए थे, और दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं किया। तो उस हालत में इनको दिख चुका है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओंकार जी, आप ये बताइए कि जब इन्होंने खुद बोला कि मैं इस्तीफा दूंगा 2 दिन पहले, और अगले इलेक्शन करवाए जाए, तो अगले इलेक्शन आपको करवाने थे तो आप पहले इस्तीफा देते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो 5-6 महीने तो वैसे भी लेगा इलेक्शन करवाने में। तो अगली इलेक्शंस कैसे हो जाएंगे? तो आप देखते हैं ना कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। असेंबली भंग करवा देते, असेंबली एग्जैक्टली, भंग करवा दे, बड़ा जी। सीधा सा तरीका था। जी जी। असेंबली भंग करवाने के बाद भी 6 महीने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उनको हक है इस बात का कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों के बीच में गलत फहमियां फैलाना, अराजकता फैलाना, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यों एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है इनको। आतिशी की बात करें तो आतिशी, ये पार्टी बनी थी 2012 में, 26 नवंबर जी 2012 को ये पार्टी बनी थी। मैं 6 दिसंबर को यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे, मतलब यूएसए से आया, मैंने पार्टी की शपथ ली, पार्टी का सदस्य बना। फिर 31 दिसंबर को मैं वापस फिर आया, सिर्फ 2 दिन के लिए। 1 जनवरी 2013 को नोएडा में प्रशांत भूषण जी का एक एडिशनल होम है, वहाँ पे बेसमेंट में एक मीटिंग रखी गई थी। सिर्फ 50-60 लोगों को बुलाया गया था, मैं उनमें से एक था। आप ये देखिए कि जो नोएडा में मीटिंग हुई वो बेसिकली पॉलिसी को लेकर थी, क्योंकि जस्ट ए फ्यू वीक्स बैक ये पार्टी बनी थी। तो उस मीटिंग में आतिशी से हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। आतिशी अपने हस्बैंड परवीन सिंह के साथ आई थी। आतिशी का मूल नेम है आतिशी मारलेना, यानी कि यस। मार्क्सिस्ट प्लस लेना लेनिन से इनके माता पिता ने बड़े प्यार से इनको नाम दिया मारलेना। जब कालका जी में इनका चुनाव का समय आया, जब इनको असेंबली चुनाव लड़वाया गया, तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें कहा कि नहीं, आप मारलेना हटाइए, सिंह लिखिए। जैसे आशुतोष को बोला गया था कि आशुतोष आप अपने नाम के पीछे गुप्ता लगाइए, ताकि आप चांदनी चौक में लोगों को समझ आए कि आप अग्रवाल कम्युनिटी से हैं। तो इस प्रकार की जो इनकी छोटी सोच है वो वहाँ देखने को मिली। आतिशी मारलेना अपने हस्बैंड परवीन सिंह के साथ अक्सर आती रही है।
जब आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी 2015 में, जब योगेंद्र यादव जी वाले ग्रुप को हटाया गया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, तो क्योंकि ये ओरिजिनली उसी गुट की थी, तो इनको भी वहां पे मायूसी हुई। जब योगेंद्र यादव जी को हटा दिया गया तो आतिशी को समझ आ गया कि आप तो उस गुट में बैठी थी जिस गुट का अंत हो चुका है। तो अब उसके बाद, क्योंकि मैं सचिवालय में बैठता था 2015 में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त फिर आतिशी फिर आने लग गई, पावर कॉरिडोर्स में आने लग गई। वो शी वांटेड टू बी रिहेबिलिटेटेड। उनको समझ आ गया था कि बेसिकली वो भी दूध में जैसे मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, उनका भी हश्र हो चुका है, तो वापस आने लगी। और सीएम के कॉरिडोर में जो बैक साइड पे रूम्स है, जहाँ पे वो जाके नागेंद्र शर्मा से, आशीष तलवार से और विभव कुमार से गिड़गिड़ाती थी कि मैं ऐसा नहीं थी, मैं ये थी, मैं वो थी, आप समझ सकते हैं। उस प्रकार से वहां पे आके गिड़गिड़ाती थी। काफी हफ्ते बाद इनको फिर से मनीष सिसोदिया के अंडर लिया गया ताकि इनको एजुकेशन में काम मिल सके। तो ये वो आतिशी हैं। और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनको समझ आ गया था कि पॉलिटिक्स में यदि आप चरण चुम्बन और चाटुकारिता करती रहेंगे तो आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। तो उस वही ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं जो आतिशी के ड्रामा क्वीन होने के नाते आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे ही उनका नाम एज सीएम डिक्लेयर किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े अटैक किए गए हैं। शहजाद पूनावाला को मैं सुन रहा था, एक आध और प्रवक्ता को सुन रहा था, जिन्होंने इनके माता पिता के कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए कि वो तो अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ भी थे, नक्सलियों को समर्थन करते रहे हैं। यानी पूरी तरीके से मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी में भी जो हार्ड लाइनर हैं वो इनके माता पिता। एग्जैक्टली यदि आप देखें तो जैसे मार्लेना, देखिए कितने प्यार मोहब्बत से ये नाम दिया गया, मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन। तो वो उनका वो दिखता है बैकग्राउंड उनके माता पिता के, एंड शी वाज स्टिकिंग विद दैट नेम। शादी इनकी परवीन सिंह से हो चुकी थी, येट शी वाज यूजिंग द सेम नेम आतिशी मार्लेना शादी के बाद। अब पॉलिटिकल फसल काटने के लिए इन्होंने अपना नाम, जब इनको पब्लिक फेस करनी पड़ी तब जाके इन्होंने नाम बदला, पहले कभी नहीं बदला। दूसरा आप ये देखिए, जब 2014 में पहली बार आम आदमी पार्टी शुरू से ही उनमें कम्युनिस्टों का ठिकाना रहा है। ये बातें काफी बाद में समझ आई, क्योंकि उस वक्त तो ये बोला जाता था कि नई व्यवस्था परिवर्तन करती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग अलग अलग पगडंडियों से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देश का निर्माण करना है, व्यवस्था परिवर्तन करनी है, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे, तो हमेशा यहाँ पे कम्युनिस्टों का ठिकाना गड़ रहा है ये। और इस बात को अब इस बात से प्रमाणित किया जा सकता है कि 2014 में जब पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का 370 सीटों पर, जिनमें से एक भी सीट पर इनको, एक सीट छोड़कर बाकी सब जगह 370 सीटों में से एक सीट को छोड़कर सब सीटों पर जमानत जब्त हुई। तब जो टिकटें बहुतायत में दी गई उनमें काफी लोग क्लियर कट मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड के थे, कम्युनिस्ट थे। सुभाष वारे जी तो महाराष्ट्र के इनफैक्ट वो थे, संयोजक थे, ही इज ए नॉन कम्युनिस्ट। और ऐसे काफी लोग थे। जो इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शुरू में ठेठ कम्युनिस्टों का ठिकाना रहा है। इनफैक्ट प्रशांत भूषण जी की तो स्टेटमेंट भी थी, सप्ताह मतलब पार्टी बनते उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कुछ हफ्तों में कि यदि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जो सारी मार्केट्स को अपने मतलब स्टेट ओन्ड कर देंगे। यानी कि जैसे जैसे क्यूबा का एग्जांपल है कि जो स्वर्ण कम्युनिस्ट होते हैं, कहते हैं कि नहीं, मार्केट्स, फ्री मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। तो इस किस्म की सोच इन्होंने हमेशा दिखाई है, और इस बात का काफी लोगों को ये चीजें बाद में समझ आई। आपको क्या लगता है, नीली कमीज तो फिर से आ गई है, वो नीली वैगन आर फिर ढूंढी जाएगी क्या? और दूसरे, ये शीश महल कब तक खाली करेंगे या नहीं करेंगे, या करना मजबूरी है ये दिखाने के लिए कि साहब ये जो 54 करोड़ का शीश महल खड़ा किया है, केवल ये हमने अपने लिए नहीं किया है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा ये तो उसके लिए है। इसमें नौटंकी ये खेली जाएगी क्योंकि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया। मैं बल्कि इससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यदि इनको आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना था तो बेहतर ये होता कि एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बना सकते थे। दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में राखी बिड़लान का नाम सामने आया,
उनको बना सकते थे। लेकिन दिल्ली में पिछले 10 सालों में इनकी एंटी दलित स्टैंस, एंटी दलित इनका जो चेहरा था वो स्पष्ट दिखा है, क्योंकि इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के तहत जो खर्चा किया जाना चाहिए था दलित वेलफेयर पे, वो भी नहीं किया। तो इससे ये भी समझ आता है कि ये किस किस्म की सोच रखते हैं। सेकंड ये है इसमें कि अब आतिशी, क्योंकि वो तो एक प्रकार से इनका मुखौटा है, तो वो ये बोलेंगे नहीं, अरविंद केजरीवाल इसमें रहे शीश महल में, मैं अभी कुछ महीने ऐसे ही काम चला लूंगा। तो ये नाटक खेले जाएंगे ताकि पब्लिक को एक मैसेज आए कि हम सब लोग यूनाइटेड हैं। लेकिन ओमकार जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि इस पार्टी में इस वक्त भी जो घमासान मचा हुआ है, काफी एमएलए, 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए, क्योंकि उनको अपनी चिंता सताई हुई है। एंड आतिशी किसी भी प्रकार से एक विनिंग सीएम कैंडिडेट प्रूव नहीं होंगी। इनके तहत ये इलेक्शन ये जीत भी नहीं सकते, और इनके पास वास्तव में कुछ रिकॉर्ड्स भी नहीं है। जनता के पास एक रिपोर्ट ऐसी सक्सेसफुल रिपोर्ट हो ताकि जनता के बीच में जाके कह सके कि हमने काम किया, हमें वोट दीजिए। तो हर प्रकार से विफल है, अंदर घमासान मचा हुआ है। इनके जो चट्टे बट्टे हैं वो अपनी अपनी गोटियां खेलने में लगे हैं, और इस पार्टी का विघटन हो जाता यदि आतिशी को न लेके आते। और अभी भी इस बात की अच्छी संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में इनका जो रेबेलियन है, जो इनके बीच में जो द्वंद्व है, वो पब्लिक के सामने आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बिल्कुल हम ये मान करके चलें कि पिछले 48 घंटे में जो टाइम इन्होंने लिया था कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, उन 48 घंटे में ये सहमति नहीं बना पाए सुनीता केजरीवाल के नाम पर, वरना फर्स्ट प्रायोरिटी तो इनकी सुनीता केजरीवाल ही थी। आप गुजरात की स्टार प्रचारकों की सूची देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, जम्मू कश्मीर की देख लीजिए, दिल्ली की देख लीजिए। नंबर 2 पर स्टार प्रचारक के रूप में इनकी पत्नी का नाम था, जबकि पार्टी में या सरकार में उनका लेना एक ना देना दो, किसी पद पर नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और जब ये जेल गए थे तो शुरू के जो 3 वीडियो उन्होंने बनाए थे वो सीएम की कुर्सी पर बैठ करके बनाए थे, पीछे 2 राष्ट्रीय ध्वज लगा करके बनाए थे। बिल्कुल, इन्होंने पूरी कोशिश की, इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं 48 घंटे बाद इस्तीफा दूंगा। इन्होंने जोड़ तोड़ भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसमें संजय सिंह, कुछ ऐसे नाम हैं जो वहां पे अड़ गए। अंडरस्टूड है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मदद की, हमने शुरू में संग्राम में यानी कि युद्ध स्तर पे काम किया, हमने जमीनी काम किया, हम लोग कहाँ जाए। तो वो जो जोड़ तोड़ में लगे हुए थे संजय सिंह, बाकी जो कुछ एमएलए भी हैं, उनके लाते इनको समझ आ गया कि यदि मैंने अपनी वाइफ को थोपा तो क्लियर कट रेबेलियन हो जाएगा। एंड ये लोग उस सिचुएशन को अरविंद केजरीवाल ने टालने के लिए आतिशी को प्रपोज किया, और आतिशी के नाम पे ज़्यादा विद्रोह होने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि आतिशी किसी पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं है, किसी गुटबाजी वाली महिला नहीं है, और उनके स्कीम में भी फिट बैठती हैं आतिशी। मनीष जी, अब बढ़ते हैं आगे। जी, क्या करेंगे अब? चुनाव में 4 महीने 5 महीने बचे हैं, और इनकी कोशिश होगी कि जो बड़ा दाग इनके ऊपर लगा है, कट्टर ईमानदार बनते थे ना ये भी, मनीष सिसोदिया भी, सारी पार्टी भी, मतलब दूध की धुली हुई है, और बाकी सब बेईमान हैं इस देश में भी और पूरी दुनिया में भी। बस यही ईमानदार थे। लेकिन किसी अदालत ने नहीं कहा कि आप बेईमान नहीं हैं, या किसी अदालत ने नहीं कहा कि आपकी गिरफ्तारी गलत थी। किसी ने इनको क्लीन चिट नहीं दी। इसके बावजूद बेशर्मी के साथ जब जमानत मिलती है तो तिहाड़ से ही फूल बरसाते हुए, आतिशबाजी छोड़ते हुए, एक पूरा सीन क्रिएट करते हुए ये पहुंचते हैं कि जैसे कोई सरहद पर भारत की तरफ से लड़ते हुए जंग जीत करके आए हैं। तो ऐसी इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब किसी अदालत ने कुछ कहा ही नहीं है तो सत्य की जीत कैसे हो गई, और जमानत सत्य की जीत कैसे, और जमानत क्लीन चिट कैसे, जिसका ये प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में ये सब बातें सुन के, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी अपने भारतीय पॉलिटिकल इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे पेनफुल चैप्टर है, पेनफुल। ये लोग, जिसमें मैं भी शामिल था उस वक्त, और उसके लिए मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, उस पीड़ा के लिए जो हमने देश को दी। इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का
वहां पे स्लोगन दिया। इन्होंने कहा कि इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी देश में ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम चाहिए, जिसको आप व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि उससे कम कुछ भी मान्य नहीं है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टियां उस बात के लिए फिट नहीं है कि वो व्यवस्था परिवर्तन या संपूर्ण क्रांति ला सके। एक बहुत बड़ा ताना बाना बुना गया जो कि झूठ की बुनियाद पे था, क्योंकि इनके अंदर वो मंशा नहीं थी। इन्होंने 3-4 प्रिंसिपल्स दिए कि हम नई पार्टी बनाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाएंगे, आंतरिक अंकुश रखेंगे, इसलिए हमने एल रामदास जी को आंतरिक लोकपाल बनाया। एंड उसके अलावा हम आंतरिक स्वराज लेके आएंगे, यानी कि हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे। इस किस्म की बातें बोली जिस पे लोगों ने, इंक्लूडिंग एनआरआई या इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने भी, दूर दराज के लोगों ने भी हेल्प की, और मैं भी उनमें से एक था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ओंकार जी, जब इनको 67 सीटें मिली आउट ऑफ 70 2015 में, एंड फुल मेजोरिटी के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो इनको मना किसने किया था कि पॉलिटिक्स की जो सदाचारिता होती है, शुचिता होती है, एंड पॉलिटिकल नैतिकता होती है, उसको आप आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिक्स करके दिखाएं। लेकिन क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी, इसलिए इनके कथनी और करनी में फर्क था, तो जल्दी ही दिखने लग गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी, देखिए धोखा तो काफी लोग देते हैं, धोखा काफी पॉलिटिकल पार्टियां भी देती हैं जनता को। इनफैक्ट इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइक ए रिवॉल्विंग डोर। जनता तंग आगे 5 साल बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लाती है, जानते हुए कि ये लोग भी उतने निकम्मे, उतने भ्रष्ट हैं। लेकिन यहाँ तो एक विश्वास की बात थी। तो ये सब अविश्वास जो उन्होंने जो जो जख्म दिए भारतीय राजनीति को, उसका 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 परिणाम ये निकला कि आज लोग स्केप्टिक हैं, आज लोग यहाँ पे शंकित हैं। हम दिल्ली में भारतीय लिबरल पार्टी के नाते जब जनता के पास जाते हैं, तो लोग आशंका अपनी जाहिर करते हैं कि जो आप सदाचार की बातें बोलते हैं, सच की बातें बोलते हैं, ये तो हमें पहले बताई गई है। तो इसलिए इस पेनफुल चैप्टर का जो अंत है वो यही होगा कि ये जो आने वाले चुनाव है उनमें नेस्तानाबूद हों ये, ताकि ये जो पेनफुल चैप्टर खत्म हो। अगले 5 महीनों के में आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उनके पास कोई कामयाबी का तरीका नहीं है। इन्होंने जितना बरगलाना था बरगला चुके हैं। महिलाओं के उत्थान की बातें की इन्होंने, अब आतिशी के माध्यम से शायद ये भी मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो महिलाओं के साथ है, तो जो 1000 रुपीज़ आपने अनाउंस किया था पंजाब में, वहाँ तो 2 साल हो चुके गवर्नमेंट आए हुए, तो उसका क्या हुआ? दिल्ली में भी इन्होंने अनाउंस किया था, आज तक नहीं मिला। स्वाति मालीवाल के साथ आपने क्या किया? स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी की सिटिंग एमपी हैं, आपने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो भी चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे, और विभव कुमार से जो गुंडागर्दी करवाई आपने, तो ये सब दिल्ली की जनता भी जानती है, दिल्ली की महिलाएं भी जानती है। आप यहाँ बस्तियों में जाके देखिए, आप यहाँ पे जो सिविक एम्यूनिटीज की हालत देखिए, तो वो इतनी नीचे जा चुकी है, उनका जो लेवल है, मतलब लिटरली दिल्ली की गवर्नमेंट कोलैप्स है। यदि इनको इतनी चिंता होती तो इस्तीफा तब दे देते जब ये जेल में गए थे। 6 महीने इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को वेंटिलेटर पे रखा, दिल्ली गवर्नेंस को। ये तो एलजी के पास कुछ पावर्स हैं, उसकी वजह से दिल्ली की गवर्नमेंट चल रही है। आए दिन देखो इनके जो दिल्ली के मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग आतिशी, ये सब भिड़ते रहते थे एलजी से, और दिल्ली की जनता असहाय होके यहाँ पे दिक्कतों में। तो कुल मिला के इनका अब जो बैंड बाजा है ये बंद होने वाला है। एंड हम भी आशा करते हैं, और दिल्ली के लोग खासकर, कि इस पेनफुल चैप्टर से सबको रिलीफ मिलेगा। मुनीष जी, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी राजनीति खेल रहे थे इस्तीफा ना दे करके? 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजे गए, और फिर मई में 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर आए, और या अब जाकर के नियमित जमानत पर बाहर आए हैं। ये सोच रहे थे कि इस्तीफा नहीं दूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार को बर्खास्त करेगी और हमें फिर सहानुभूति मिल जाएगी जनता की। सुप्रीम कोर्ट में इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी सरकार को गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया, सुर्खियों में बने रहेंगे और हम ही जो हैं लाइमलाइट में रह करके बढ़त लेते रहेंगे। पर मोदी सरकार ने इनको बर्खास्त नहीं किया, तो इनका एक गेम जो है वो विफल हुआ है, और अब इनको बाहर आकर के मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 शर्तें लगाई हैं उसमें तो साफ है कि किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो चुनाव से पहले अगर आपको
जिस 4 मार्च के बजट की घोषणा की आप चर्चा कर रहे हैं, 1000 रुपये मंथली 50 लाख महिलाओं को देने का ऐलान किया था, वो भी आप लागू नहीं कर सकते। तो मजबूरी है कि आप इस्तीफ़ा दें और अपनी जगह एक पपेट सीएम को बैठाएँ। एग्जैक्टली इनकी सदाचारिता यहाँ पे नहीं है, पॉलिटिकल इनके पास और कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता होती तो इस्तीफा तब देते। अब सिचुएशन ऐसी आन पड़ी थी कि इनके पास कोई कोई ऑप्शन था ही नहीं। प्लस आप ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बिना बात के चौधरी बन के घूम रहे हैं। कहते हैं मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया ताकि एक मैसेज जाए कि जैसे वो इन्होंने बाकी जो सीएम है या बाकी जो राजनीतिज्ञ हैं जिन पे करप्शन या भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कहते उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन जैसे लोगों ने। तो हमने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया ताकि प्राइम मिनिस्टर बाकी लोगों को विक्टिमाइज मत कर सके, बना मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस ढंग की जो ये अपने आप को सर्वे सर्व समझना, ये समझना कि मैं हूं इस देश में कस्टोडियन सब चीजों के लिए, ये सबसे बड़ी बेबुनियादी बातें करना इनकी फितरत में है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एट द एंड ऑफ द डे अराजकता की राजनीति के खिलाड़ी हैं और डीप स्टेट के इनके लिंक्स हैं। और वो बात अब जॉर्ज सोरोस से, इनके मैगसेसे अवार्ड्स के साथ, और जिस प्रकार से हाल ही में जब ये जेल में गए थे तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की टिप्पणी आना कि इनके साथ ठीक व्यवहार किया जाए या इनको क्यों इनको जस्टिस मिलनी चाहिए। बताइए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ सिस्टम एक बना बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक डीप एक साजिश है जिसमें इस किस्म के प्लेयर्स को प्रोप अप किया जाए ताकि जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है वो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं या देश है वो इन चीजों को भुना सके और भारत को डगमगा सके। और दिल्ली चुनाव में तो अभी डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम है, 5 महीने बाद हैं। इससे पहले तो हरियाणा में इनकी परीक्षा होने वाली है और चूँकि नए-नए जेल से बाहर निकल कर के आए हैं और बड़ा महान त्याग किया है इस्तीफ़ा दे कर के और अपनी जगह किसी दूसरे एक एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को बना कर के जिनको पता है कि वो कब तक कुर्सी पर बैठाए गए हैं, ऐसे में हरियाणा में जाकर के ये ताकत तो लगाएँगे, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोहराया जाएगा? क्या ज़मानतें जब्त होने की पूरी-पूरी संभावना या आशंका आपको दिखाई दे रही है इनकी? आप तो हरियाणा को भली भांति भांति जानते हैं। हरि भूमि के आप एडिटर इन चीफ रहे हैं एंड रोहतक में आप वहाँ से ऑपरेट भी होता है हरि भूमि, और मैं भी हरियाणा को समझता हूँ। देखिए, क्लासिकल एग्जाम्पल ये है कि ये तो आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में भी कांग्रेस की गोद में जाके बैठना चाहती थी। ये तो हुड्डा साहब को समझ आ गया कि इनको तो साथ लेना इज ए लायबिलिटी, तो उन्होंने इनको एन वक्त पे कहा कि आप जाइए, हमें आप नहीं चाहिए। हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इन्होंने टिकटें बेची हैं। इनके कैंडिडेट्स वहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए गए। मैं आपको एक इंटरनल एग्जांपल देता हूँ, इसका इंटरनल एग्जांपल। आम आदमी पार्टी ने नारनौल से जिस कैंडिडेट को टिकट दी वो एक पैराशूटर है, लेकिन वहाँ 1.5 साल से एक आम आदमी पार्टी के अभिन्न अंग रहे नरेंद्र कुमार यादव लिखते हैं वो वहां पे पिछले 1.5 साल से परचम लहराए हुए थे। आम आदमी पार्टी के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे युवा साथी हैं, मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूं और मैं उनके पैशनेट कैंपेनिंग से मैं वहां पे काफी इंप्रेस था। पिछले 1.5 सालों से उन्होंने वहां पे कमांड संभाली हुई थी, सब अपने खर्चे पे। उनको 11th आवर पे अंतिम घड़ी में उनकी टिकट काटी गई। उसके पीछे लॉजिक क्या है? जबकि जाति समीकरण में बड़े फिट बैठते हैं, क्योंकि नारनौल इज अहीर डोमिनेटेड सीट, तो यादव होने के नाते वहां भी फिट थे। तो वहां पे जिस कैंडिडेट को टिकट दी गई उसका कोई सिर पांव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि, और अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे सिर्फ ये अपनी वहां पे जाके जैसे आपने कहा राजस्थान गोवा वाला हर्ष उनका होना भी है और ये चाहते भी कि वैसे हर्ष वहां पे। और डॉक्टर साहब, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में किसको क्या खबर है? अभी तो केवल शराब घोटाले में ये कुछ महीने जेल में रह कर के जमानत पर बाहर आए हैं। जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह के ऑफिस ने एक सूची जारी की थी इनके धत्कर्मों की।
ये वो सूची है जिसमें लिखा है 2875 करोड़ का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला, 125 करोड़ का शीश महल घोटाला। तो इतनी सुंदर सूची ये होम मिनिस्ट्री ने जारी की थी लोकसभा चुनाव के समय। तो अभी तो 5 महीने हैं, इन 5 महीनों से पहले क्योंकि कई मामलों की जांच जो है वो सीबीआई और दूसरी एजेंसियां कर रही हैं, तो वो भी तो आगे बढ़ सकती हैं। आप ये देखिए, जैसा आपने ये लिस्ट दिखाई, बड़ी खुशी की बात है। ये सब एक्चुअली इनकी पूरी रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देता है, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं था कि इन्होंने काम नहीं करना था। इनको काम इसलिए नहीं करना था कि बेसिकली दिल्ली में कट एंड कमीशंस का जाल बिछा हुआ है। हम भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से अभी भी यही कहते हैं कि दिल्ली प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। एमएलए काम क्यों नहीं किया, एमएलए ने, काउंसलर्स ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है। सब लोग संतरी से लेकर मंत्री तक अपना पैसा उगाही में बिजी है, हफ्ता वसूली में बिजी है। दिल्ली जल बोर्ड को देख लीजिए, 78,000 करोड़ का घोटाला, ये तो अभी आएगा। उसके अलावा आप दिल्ली की एमसीडी को देख लीजिए, सिविक बॉडीज में एमसीडीज एंड दिल्ली जल बोर्ड, भ्रष्टाचार का अड्डा है। निकम्मा पंथी के जीते जाते जाते एग्जाम्पल। एमसीडी का बेसिक काम क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, म्यूनिसिपैलिटी का सीधा साधा काम होता है सड़कों को साफ करना एवं नालियों की सफाई एंड कूड़ा करकट का निस्तारण। तो ये यहाँ पे दिल्ली में जिस ढंग से गार्बेज सिटी बना दिया गया, दिल्ली इज अ जंक यार्ड सिटी, उसको देखने से समझ आता है। जबकि एमसीडी को डेली टैक्स कलेक्शन होता है, टोल कलेक्शन में मैसिव अमाउंट कलेक्ट करते हैं एवरी सिंगल डे। एट द एंड ऑफ द डे इनको खूब पैसा मिलता है, तब भी भ्रष्टाचार का अड्डा बनाई हुआ है। शैली ओबराय मेयर है दिल्ली की, वो अब मेयर की बजाय वो अपना इनकी प्रशंसा में जुटी रहती है, पॉलिटिक्स खेलती है पूरा। जबकि सिविक बॉडी की आप हेड हैं, आप मेयर हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि दिल्ली में रिलीफ मिले लोगों को, जनता को। तो कुल मिला के दिल्ली में जो ये घोटाले हैं, दे गो हैंड इन हैंड विद द फेल्ड गवर्नेंस। क्योंकि ये लोग अपना काम करने की बजाय, जो जनता की सेवा करने की बजाय, जनता की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने की बजाय, ये घोटालेबाजी में, हफ्ता वसूली में जुटी रही। आप देखिए कि अभी जो दिल्ली में जो जल जमाव की समस्या, डिसिल्टिंग की नहीं गई। अभी हाल ही में जब भी कोई यहाँ पे आगजनी की घटना होती है, विवेक विहार में जो 8 बच्चे मारे गए थे, न्यूबॉर्न बेबीज, किसी नर्सिंग होम में, बेबी केयर सेंटर पे, तो वहां भी समझ आया कि वहां पे उनके पास सर्टिफिकेट ही एक्सपायर हो चुका था, लाइसेंस। जहां भी आप राजेंद्र नगर में जो जल जमाव एकदम भर गया बेसमेंट में, एंड 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की इमीडिएट डेथ हो गई, उसमें भी यही पाया गया। तो सब चीजों के बैकग्राउंड में, सब चीजों के रूट्स कॉज में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी की जो एक्सेस बनती है, जिसको डिफाइन किया जाना चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में। जो इनका जो मुख्यमंत्री है वो खुद भ्रष्ट है। तो ये घोटालों की जो आपने सूची दिखाई, कोई आश्चर्य ताजुब की बात नहीं, क्योंकि ये सब होना ही था, क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी काम करने की। बस अब ये देखने वाली बात है कि आतिशी मारलेना को इन्होंने मुख्यमंत्री तो बना दिया है। जी, उनका मुख्यमंत्री वो हैं, इस बात का उनको इन 4-5 महीने में यकीन आएगा या नहीं आएगा? जिस तरीके से मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री तो बनाया गया, पर बताया नहीं गया कि प्रधानमंत्री आप ही हैं। प्रधानमंत्री, और कहना चाहिए कि सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी ही बनी रही 10 साल तक। तो ऐसे ही दिल्ली में भी मुझे लगता है कि सुपर चीफ मिनिस्टर और सर्वे सर्वा तो अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। आतिशी मारलेना को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, जिन फाइलों पर साइन करवाने हैं, जो फैसले करवाने हैं, अब उन पर तो सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है, तो उनके जरिए अरविंद केजरीवाल वो सब काम कराएंगे। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू अंकल जी, नमस्ते।